हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास में हम सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण जो सेशंस है उन सेशंस के बारे में लास्ट कई क्लासेस से हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि 1885 से 1947 ईस्वी के बीच कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए और उन महत्वपूर्ण अधिवेशनों से संबंधित किसी न किसी रूप में सवाल जो है पूछे जाते रहे हैं और प्रीलिम्स के क्लास में इसलिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाता है। और चूंकि 1885 से 1947 के बीच एक लंबा स्पैन हो जाता है और उस स्पैन को कवर करने में निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण क्लासेस जो है इसमें खपाने पड़ते हैं। और इसी के अंतर्गत आज के क्लास में हम सब कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा करेंगे और 1916 तक लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी। अब 16 के बाद यानी 1917 से जो है हम लोग देखेंगे। और ये जान लीजिए 1917 एडी में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट इसलिए क्योंकि 1916 के होम रूल आंदोलन की वजह से एनी बेसेंट जो है अचानक बहुत ही चर्चे में आ गई थी। और उनका जो होम रूल आंदोलन था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनमानस में एक तरह से राष्ट्रवाद की भावनाओं को कह सकते हैं कि जन्म देने में, उसको जो है कह सकते हैं कि उसका उभार देने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी वजह से एनी बेसेंट को इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा बनाई गई। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 की है वो ये कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता करके एनी बेसेंट किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा बनने वाली वो पहली महिला थी। यानी कि पहली महिला जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो कौन थी? एनी बेसेंट थे। इसी तरह से आपको यहीं पर इस बात को ध्यान में रखना है कि 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले कुल 3 महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वो 3 महिलाएं कौन कौन सी है? तो एनी बेसेंट हो गई, इसके बाद सरोजिनी नायडू और इसके बाद नेल्ली सेनगुप्ता। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट पहली महिला थी, इसके बाद दूसरी महिला सरोजिनी नायडू। लेकिन सरोजिनी नायडू के बारे में जान लीजिए कि वो एकमात्र ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आज़ादी के पहले की थी। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके पहले एनी बेसेंट या इसके बाद इनके बाद जो है नेल्ली सेनगुप्ता, दोनों जो है वो विदेशी थी। ठीक है, दोनों विदेशी थी। तो इस रूप में कुल 3 महिलाओं ने किया, उसमें 2 विदेशी और एक जो है भारतीय। और एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भारत की आज़ादी के पहले किया वो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो है हमने देखी लास्ट क्लास में 1916 लिखवाया था ना। अब आप जो लिखेंगे वो लिखिए 1917। ठीक है, 1917 1917 ईस्वी। ठीक है, 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो कहां पर हुआ? कलकत्ता कांग्रेस सेशन। ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस सेशन हुआ। ठीक है, और इस कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षा जो है वो कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। ठीक है, अध्यक्षा एनी बेसेंट हो जाएंगी। और एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो पहली महिला, ठीक है, लिख लीजिएगा, प्रथम महिला कौमा जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वो 1917 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो यहां पर यहीं पे ध्यान रखना है कि आजादी के पहले कुल 3 महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, आजादी के पहले 3 महिला अध्यक्षा। ठीक है, ये कौन कौन सी महिला हो जाएंगी? एक एनी बेसेंट हो गई,
एनी बेसेंट, इसके बाद दूसरा सरोजनी नायडू, और तीसरा हो जाएगा नेल्ली सेन गुप्ता। ठीक है, नेल्ली सेन गुप्ता है। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो 1917 में, सरोजनी नायडू 1925 एडी में, और नेल्ली सेन गुप्ता जो है वो कब, 1933 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी, 1925 ईस्वी, और इसके बाद 1933 ईस्वी हो गया। और एनी बेसेंट ने जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की उसका आयोजन कहां पे हुआ, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। और सरोजनी नायडू ने कहां की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, कानपुर। और नेल्ली सेन गुप्ता एक बार फिर से कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओम प्रकाश जी नमस्कार। ठीक है, आप सब नोट कर पा रहे हैं ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1917 ईस्वी के पहले या 1917 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षा थी वो एनी बेसेंट थी, और ये प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, आजादी के पहले 3 महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता। इसमें सरोजनी नायडू को आप देखकर ये सहज अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि नेल्ली सेन गुप्ता, जब हम यहां पे देखते हैं तो नेल्ली सेन गुप्ता लगती है कि ये भारतीय होंगी, लेकिन वास्तव में इनका मूल नाम तो नेल्ली था। ठीक है, नेल्ली, और इन्होंने जतींद्रनाथ सेन गुप्ता के साथ शादी कर ली थी, है ना। तो शादी कर ली थी, इसलिए इनके नाम के साथ नेल्ली सेन गुप्ता जुड़ गया, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, वो जो है विदेशी मूल की थी, वो ब्रिटिशर्स थी। ठीक है, तो इस रूप में एनी बेसेंट और नेल्ली सेन गुप्ता ये विदेशी, और जबकि एकमात्र भारतीय जिन्होंने कांग्रेस, एकमात्र भारतीय महिला, एक मात्र भारतीय महिला अध्यक्षा, बस एक भारतीय अध्यक्षा भी लिख सकते हैं, भारतीय महिला, है ना, अध्यक्षा। आजादी के पहले, ये ध्यान रखना है, आजादी के पहले। ठीक है, आजादी के पहले एकमात्र भारतीय महिला अध्यक्षा, आजादी के पहले, वो कौन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि एनी बेसेंट जो थी ना, ये वास्तव में इंडिया कब आई थी। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, एनी बेसेंट, इनके बारे में जान लीजिए। ये इंडिया आई थी 1893, 1893 एडी में भारत आई। ठीक है, 1893 ईस्वी में भारत आई थी। ठीक है, और ये मूलतः एक आयरिश महिला थी, एक आयरिश महिला जो भारत आई थी कब, 1893 एडी में। ठीक है, भारत आई थी 1893 ईस्वी में, और क्यों आई थी तो ध्यान रखना है, थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु एनी बेसेंट इंडिया आई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहां पे आई, और इसके बाद एक चीज और जान लीजिएगा कि इन्होंने 1898 एडी में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, CHS की स्थापना की, CHS की स्थापना। और CHS का मतलब है सेंट्रल
हिंदू स्कूल की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और ये कहां पर? बनारस में। ध्यान रखना है, बनारस में, बनारस में। ठीक है, 1893 ईस्वी में भारत आई थी। क्यों आई? थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु। 1898 एडी में इन्होंने सीएचएस की स्थापना की, सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। और कहां पर? बनारस में। ठीक है, बनारस में। यही सेंट्रल हिंदू स्कूल बाद में मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसे बीएचयू में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, 1915-16 ईस्वी में बीएचयू में परिवर्तित किया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन के द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इन्हें जो है क्या हुआ? बीएचयू में परिवर्तित कर दिया गया 1915-16 ईस्वी में। ठीक है, और एनी बेसेंट ध्यान रखना है कि 1906 में, चूंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन कौन थे? इसके संस्थापक थे, ध्यान रखना है कि एक तो हो जाएंगे पी ब्लावत्स्की और ऑलकाट, HS ऑलकाट। ठीक है, और एनी बेसेंट के बारे में यह भी जान लीजिएगा कि 1906 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा जो है एनी बेसेंट रही थी। यानी कि 1933 में एनी बेसेंट की डेथ हो जाती है। तो थियोसॉफिकल, T फॉर थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा जो है वो कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा 1906 से 33 तक में एनी बेसेंट रहेंगी, यानी कि अपनी मृत्यु के समय तक। ठीक है, समझ में आ गया? तो एनी बेसेंट के संदर्भ में ये भी अपनी महत्वपूर्ण बात है, ये आपको जाने रहना है। ठीक है, और इन्होंने जो है ना, एनी बेसेंट की एक पुस्तक है हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। एनी बेसेंट की एक पुस्तक है, वो याद रखिएगा। इनकी बुक है हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम। ठीक है, ये एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिख लिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबने नोट कर लिया? ठीक है, सुरेंद्र जी नमस्कार। तो आप सबने नोट कर लिया? चलिए अब नेक्स्ट जो है लिखते हैं 1918 दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन। 1918 दिल्ली कांग्रेस सेशन। दिल्ली कांग्रेस सेशन अध्यक्षता की थी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रेसिडेड बाई, यानी कि अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता की गई किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा।
ठीक है, अध्यक्षता की गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, लेकिन इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन वैलेंटाइन शिरोल के एक मुकदमे के सिलसिले में वो ब्रिटेन चले गए थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक, यानी इसके अध्यक्ष थे तिलक, लेकिन ये चले कहां गए? ब्रिटेन चले गए थे। किसके विरुद्ध मुकदमा लड़ने के लिए? वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध मुकदमा लड़ने हेतु। वैलेंटाइन शिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इनके अनुसार कौन थे? तिलक। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। इन्हीं के विरुद्ध मुकदमा लड़ने के लिए तिलक, ठीक है, चले गए थे कहां पर? मुकदमा लड़ने के लिए। इसलिए और इसीलिए यह ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक इसके अध्यक्ष चुने गए, यानी अध्यक्षता कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य इनके साथ था और इनको जो है जाना पड़ा, और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने कभी किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सके। कभी भी किसी कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता नहीं कर सके। कभी भी किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सके। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, और इसमें तिलक को जब अध्यक्ष चुना गया था ना, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। यहां पर ध्यान रखना है कि जब तिलक को इसके अध्यक्ष, यानी दिल्ली, लिख लीजिएगा, तिलक को जब अध्यक्ष चुना गया था, तब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और एक नई संस्था बनाई। एक नई संस्था बनाई। कब? 1918 में। क्या नाम था? भारतीय उदारवादी संघ। भारतीय उदारवादी संघ, इंडियन लिबरल फेडरेशन। भारतीय उदारवादी संघ नामक एक नई संस्था बनाई थी। एक्चुअली सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ना, वो नरमपंथी थे, जो गर्मपंथियों का विरोध करते थे। तो बाल गंगाधर तिलक तो गर्मपंथी थे, तो जब उनको
दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन 1918 का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये बात नरमपंथी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को नागवार गुजरी और तब इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक नई संस्था बनाई जिसे भारतीय उदारवादी संघ कहकर पुकारा जाएगा। ठीक है, जिसे कहा जाएगा भारतीय उदारवादी संघ। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि इस समय होम रूल आंदोलन जैसे चला ना, तो होम रूल आंदोलन के बाद 1917 ईस्वी में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा क्या होता है कि एक घोषणा होती है जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है, और उस मॉन्टेग्यू घोषणा में ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। तो ये कहा जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार से कन्विंस हुए, लेकिन गर्मपंथी कहते थे कि ये अपर्याप्त निर्णय, ये अपर्याप्त घोषणा है, भारतीयों को वास्तव में कुछ भी दिया जा नहीं रहा है। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते थे कि चलो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इस बात का ऐलान तो किया कि हम भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को शामिल करेंगे। तो जब उन्होंने ऐलान किया तो ठीक है, धीरे धीरे देंगे वो, ठीक है, एक साथ पूरा अधिकार नहीं देंगे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी मॉन्टेग्यू घोषणा से सेटिस्फाइड थे, लेकिन जो है यानी कि नरमपंथी सेटिस्फाइड थे, लेकिन गर्मपंथी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इसी बात को लेकर 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में नरमपंथी कांग्रेस से अलग हट गए और तब एक नई पार्टी बनाई जिसे कहा गया भारतीय उदारवादी संघ, इंडियन लिबरल फेडरेशन कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा ना, ये सब के सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट यहां पर समझ जाइए कि एक तो एक नई संस्था बनाई ना, तो एक तो आपको पता है ना कि 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। यहां पे कांग्रेस का दूसरा विभाजन होगा, यह भी ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का द्वितीय विभाजन, ये दूसरा विभाजन होता है। पहला विभाजन हुआ था 1907 में, और 1907 में जब विभाजन हुआ ना तो वहां पे गर्मपंथी कांग्रेस से अलग हट गए। अब यहां पे कौन अलग हट गए? नरमपंथी कांग्रेस से अलग हट गए। तो कांग्रेस का यह दूसरा विभाजन था। ठीक है, लिख लिया। अब चलिए नेक्स्ट जो है अमृतसर कांग्रेस सेशन 1919। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मोती लाल नेहरू। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मोती लाल नेहरू। ठीक है, मोती लाल नेहरू। और देखिए 1919 में ये दिसंबर माह में हुआ, लेकिन आपको पता है कि जालियांवाला बाग कांड इस समय तक हो चुका था। जालियांवाला बाग कांड जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग कांड की घोर निंदा की गई। ठीक है, इसमें जालियांवाला बाग कांड की घनघोर निंदा की गई थी जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में घटित हुई थी। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सबने लिख लिया। अब हम लोग देखें, बस इसमें यही इतना ही फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ जालियांवाला बाग कांड हुआ, और जालियांवाला बाग कांड की जांच हेतु आपको मालूम है, इस कांड की जांच हेतु क्या है कि कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का गठन किया गया था।
ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। इस कांड की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ठीक है, लिख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920। 1920 कहां पर होगा? नागपुर कांग्रेस सेशन। अध्यक्ष सी विजय राघवाचार्य, ठीक है। अध्यक्ष हो गए सी विजय राघवाचार्य। 1920 नागपुर कांग्रेस सेशन, अध्यक्ष हो गए सी विजय राघवाचार्य। सी विजय राघवाचार्य, ठीक है। इस अधिवेशन में ध्यान रखिएगा कि इसमें कांग्रेस के संविधान में, आप देखिए इस समय तक महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में कदम रख चुके थे। 1915 से ही जो है वो एक्टिव मोड में धीरे धीरे आने लगे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब जैसे जैसे भारतीय राजनीति में उनका असर बढ़ने लगा तो उन्होंने एक बात नोटिस की, कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ जो सबसे बड़ी कमी थी उस कमी को उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन क्या होता है कि वर्ष में केवल और केवल 3 दिन के लिए होता है, 28 से 31 दिसंबर। इसके बाद साल भर तक काम करने वाली, कह सकते कोई अस्थायी संस्था कांग्रेस के पास मौजूद नहीं थी। यानी कि आपने डिसाइड कर लिया, डिसीजन लिया 3 दिन के कांग्रेस के अधिवेशन में, और डिसीजन लेने के बाद अब उसमें साल भर आपको काम करना होगा ना, लेकिन काम करने की कोई अस्थायी व्यवस्था तो होनी चाहिए कांग्रेस के अंदर, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी वजह से कहा जाता है ना कि जो बहुत सारे ऐसे जो है कह सकते हैं कि विद्वान है जो ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन, जैसे बाल गंगाधर तिलक अक्सर ये कहा करते थे कि अगर वर्ष में एक बार इसी तरह से मेढक की तरह टरटराएंगे तो इससे भारत के लिए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। यानी उनका यह कहना था कि भाई 3 दिन में आप कर क्या लेंगे, आप ब्रिटिश सरकार पर कैसे इंपैक्ट डाल सकते हो जब तक कि साल भर आप काम नहीं करोगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसीलिए कहा था, यह सवाल भी आता है कि किसने ये कहा था कि वर्ष में अगर हम एक दिन ऐसे ही जो है अगर हम मेढक की तरह टरटराएंगे तो इससे भारत के लिए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ इसी तरह से देखिएगा कि लाला लाजपत राय नहीं, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिनों का वार्षिक तमाशा कहकर पुकारा था। तो गांधी जी इस बात को समझने लगे थे, उनको लगने लगा था कि कांग्रेस के अंदर सांगठनिक रूप से ये एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं बहुत बड़ी कमी है कि 3 दिन के डिसीजन के बाद या 3 दिन के अधिवेशन के बाद साल भर काम करने की आपके पास कोई अस्थायी संस्था नहीं है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था ना 1920 के पहले, इसके जो सदस्य होते थे, कांग्रेस के जो सदस्य होते थे, उन सदस्यों की संख्या बहुत व्यापक नहीं थी। पढ़े लिखे लोग होते थे, वकील होते थे, डॉक्टर्स होते थे, पत्रकार वगैरह होते थे, ये सब कांग्रेस के अध्यक्ष या सदस्य हुआ करते थे। तो इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि जॉर्ज हैमिल्टन ने ये कहा था, ठीक है, जॉर्ज हैमिल्टन ने ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के सूक्ष्म लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी ये कांग्रेस की कमी को दर्शाता। तो गांधी जी ने क्या किया, 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में
कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन लाया गया। और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस का जो वार्षिक सदस्यता शुल्क शायद 1 रुपया था, कितना था ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन शायद वो 1 रुपया था, उसको घटाकर उन्होंने 25 पैसे कर दिया। तो 4 आना वार्षिक सदस्यता शुल्क कांग्रेस के ये कर दिए जाने से क्या हुआ कि अब हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेस के लोग जो है सदस्य बनने लगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है उन्होंने 15 सदस्यीय एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। और ये सब चीजें जो है ना आज भी है कांग्रेस के साथ, है ना। तो कांग्रेस के जो आज इस तरह की जो कह सकते हैं उनका आंतरिक जो संरचना है, वो संरचना यहीं पर जो है पहली बार तय किया गया। तो आप ये जान लीजिए कांग्रेस के संविधान में, कांग्रेस के संविधान में बड़ा कई महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे? ठीक है, कांग्रेस के महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या होंगे? सदस्यता शुल्क, सबसे पहला सदस्यता शुल्क, ठीक है, ये पहला हो गया सदस्यता शुल्क 4 आना वार्षिक कर दिया गया। ठीक है, कांग्रेस की सदस्यता शुल्क जो है 4 आना वार्षिक कर देने से क्या हुआ कि कांग्रेस के सदस्य आम लोग, धूल धूसरित मजदूर, किसान, सब लोग बनने लगे। तो इससे क्या हुआ कि अब कांग्रेस पर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता था कि ये भारत के सूक्ष्म लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है। ठीक है, तो ये हो गया पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन हुआ CWC का गठन किया गया। इसका मतलब है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो 15 सदस्यीय समिति थी, ये 15 सदस्यीय समिति, ठीक है, कमिटी ऑफ 15 मेंबर्स, CWC का गठन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? 15। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा AICC का गठन, जिसमें सदस्य कितने होने थे? 300 मेंबर्स। ये हो गया AIC, मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति 300 मेंबर्स। ठीक है, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। ठीक है, ये 300 मेंबर्स इसके होते थे। मेंबर्स इसमें होते थे। ठीक है, और प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन, चौथा हो गया कि जैसे ये तो हो गया ओवरऑल जो है पूरे कांग्रेस को देखने वाली, लेकिन प्रांतीय कांग्रेस समिति का भी गठन किया गया। चौथा, प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन ये भाषाई आधार पर ऑन द लैंग्वेज बेसिस, यही भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन यहां से स्टार्ट हुआ था ना। इसी हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत के लोगों ने कहा कि प्रांतों का गठन
भाषा के आधार पर करिए, जैसे आप कांग्रेस समिति का गठन करते थे, ठीक है। लेकिन शुरू में कहा जाता है कि कांग्रेस टालती रही, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सब टालते रहे। भाषाई आधार पर उनको लगता था कि अगर हम भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे तो भारत कई राज्यों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शुरू में टालते रहे, लेकिन बाद में फजल अली आयोग बना, फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। ठीक है, इस अधिवेशन की यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट 1921 1921 एडी 1921 ईस्वी। और ये अधिवेशन कहां पे हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष चुने गए। एक तो चुने गए कौन और अध्यक्षता किसने की? चुने गए और अध्यक्षता की, यानी चुने कोई और गए और अध्यक्षता किसी और ने की थी। चुने गए थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, और अध्यक्षता की थी हाकिम अजमल खां। हाकिम अजमल खां। चुने गए चित्तरंजन दास और अध्यक्षता की थी किसने? हाकिम अजमल खान ने। तो सवाल ये उठता है कि चित्तरंजन दास क्यों नहीं कर पाए? तो इसलिए क्योंकि चित्तरंजन असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए इसकी अध्यक्षता की थी किसने? हाकिम अजमल खान ने। यह कई बार सवाल पूछा जा चुका है। और इसी अधिवेशन में गांधी को कांग्रेस का एकमात्र कर्ता धर्ता नियुक्त किया गया। इसमें गांधी जी को इसी में गांधी जी को कांग्रेस का एकमात्र कर्ता धर्ता नियुक्त किया गया। ठीक है, इसी में गांधी जी को कांग्रेस का एकमात्र कर्ता धर्ता नियुक्त किया गया। एकमात्र कर्ता धर्ता नियुक्त किया गया। ठीक है, इसमें पहली बार खादी को महत्व दिया गया। इसी में पहली बार
खादी को महत्व दिया जाएगा, दिया गया, लेकिन अभी खद्दर पहनना अनिवार्य नहीं किया गया। खद्दर पहनना अनिवार्य किया गया गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में, यह मैं अभी आगे बताऊंगा। तो पहली बार खादी को इसी अधिवेशन में महत्व दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, अब हम लोग देखते हैं 1922 का कांग्रेस अधिवेशन। 1922 1922 कौन सा कांग्रेस अधिवेशन? गया कांग्रेस सेशन, गया कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास। ये नवंबर 1923 नवंबर 1923 के चुनाव में भाग लेने से संबंधी ठीक है, नवंबर 1923 के चुनाव में भाग लेने संबंधी एक प्रस्ताव लाया, किंतु पास नहीं हो सका। ठीक है, और इसी वजह से सीआर दास नाराज हो गए, पास नहीं हो सका। और तब ये क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं ना, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया और कौन सी पार्टी बनाई? अखिल भारतीय कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1 जनवरी 1923 1 जनवरी 1923 को इसी इलाहाबाद, प्रयागराज में है ना, ये चीज ध्यान रखना है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ठीक है, इलाहाबाद में। तो अखिल भारतीय कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में। ठीक है, नवंबर 1923 के चुनाव में भाग लेने संबंधी एक प्रस्ताव लाया, पास नहीं हो सका। ठीक है, तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस का कोई विभाजन नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नाम से लिखकर रख रहा है ना, अखिल भारतीय कांग्रेस स्वराज पार्टी, यानी ये कांग्रेस के भीतर ही एक ऐसा दल बनाया जो नवंबर 1923 के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, तो नवंबर 1923 के चुनाव में भाग लेना चाहते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है ना, तो ये जो है ठीक है। तो चलिए, ये हो गया अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पे 1922। ठीक है, इस स्वराज पार्टी का जो है ना, ये कभी कभार ये पूछा लगी, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे है ना कि स्वराज पार्टी क्या था। ठीक है, लेकिन अगर इसके बारे में आप इसके प्रथम अध्यक्ष और अगर सचिव पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष थे सीआर दास,
अब सचिवों में से एक थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, जो नी है ना, नी हमारे जो है घुटने का, वो एक्चुअली 2-3 दिन से दर्द बहुत कर रहा है। एक्चुअली पढ़ाने, खड़े खड़े पढ़ाने की वजह से जो है ऐसा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ाने के लिए कभी कभार जो है। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया यहाँ तक है ना, 1922। अब हम लोग जो है सितंबर 1923, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन, और ये कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, सितंबर 1923 ईस्वी विशेष अधिवेशन कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना आजाद ने। आजाद ने। मौलाना आजाद के नाम याद रखिएगा, 2 रिकॉर्ड है। ठीक है, 2 रिकॉर्ड है, दो रिकॉर्ड। ठीक है, पहला रिकॉर्ड है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष। सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करके? यही सितंबर 1923 के सितंबर 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर सितंबर 1923 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और ये आज तक का रिकॉर्ड है, ये ध्यान रखना है। आज तक 19 मतलब 37 साल की उम्र में जो है आज तक का रिकॉर्ड है ये। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है ना, ये आजादी के पहले तक क्या, आजादी के पहले तक। ठीक है, आजादी के पहले तक इसके अध्यक्ष हो गए। अब देखिए, सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष जो है ये हो गए मौलाना आजाद, और ये कब से कब? 1940 से लेकर 46 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और क्यों लगातार रहे? इसका कारण यह था कि 1940 में रामगढ़ का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में क्या था कि जो है कह सकते हैं 1940 के बाद कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय क्रिप्स मिशन आया, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर वेवेल योजना, इस तरह के काम होते रहे। तो इसलिए इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। ठीक है, तो ये सब इतना ज्यादा कह सकते हैं अफरा तफरी का माहौल था कि उसमें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। तो इसीलिए क्या होता है कि 40 में कांग्रेस के संविधान में एक कह सकते हैं कि उसमें एक नियम था। वो नियम ये था कि लास्ट ईयर कांग्रेस का जिसने अध्यक्षता की है वही तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे जब तक कि अगले किसी अधिवेशन के नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया नहीं जाता।
तो 1940 में हुआ, 46 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो 40 में जो अध्यक्ष थे वही लगातार इसकी अध्यक्षता करते रहे, और फिर जो है तब जाकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन ये आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद तो सोनिया गांधी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन सबसे कम उम्र के अध्यक्ष ये आज तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, 37 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और ये 40 से 46 तक लगातार ये अध्यक्ष। इसलिए ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पूछा जाएगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन जब आया तब कौन थे, मौलाना आज़ाद। बेबल योजना की घोषणा हुई तब कौन थे, मौलाना आज़ाद। शिमला सम्मेलन जब 1945 में हुआ तो कौन अध्यक्ष थे, मौलाना आज़ाद। क्योंकि ये सारी घटनाएं 40 से 46 के बीच में घटित हुई, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। तो ये है इस तरह से कांग्रेस के अधिवेशन की ये बात है। और कल की क्लास में, ठीक है ना, कल की क्लास में कांग्रेस के ये अधिवेशन का जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, और हम सब बहुत इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा को कवर कर लिया होंगे, है ना। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और बुक्स भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।